जय हिंद, वंदे मातरम। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त, जबरदस्त एवं शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई लाजवाब तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आज हो गया है 8 सितंबर, तो 8 सितंबर का हमारा फर्स्ट शिफ्ट समाप्त हो चुका है। तो जिसका मैं आपको एकदम रियल और ऑथेंटिकेशन से रूबरू करवाने वाला हूँ अगले 20-25 मिनट के अंदर। ठीक है? तो इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा और यहाँ पे एकदम रियल एनालिसिस आपको मैं देने वाला हूँ। ठीक है? चलिए, तो शुरू करेंगे और शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो पूरा देखिए और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है? और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हर एग्जाम का एनालिसिस आगे कराता रहूँगा। ठीक है? चलिए, देख लेते हैं अपने क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि 2025 में मानव विकास सूचकांक, इसको कहते हैं HDI, में भारत की रैंक क्या थी? ठीक है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, तो ये भारत की रैंक 130 थी। ठीक है? तो कितने देशों में? 193 देशों में भारत की रैंक 130 थी। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए, आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब कर दिया गया था? ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 2021 को। ठीक है? चलिए, तो जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, भारत में खेलों के क्षेत्र में दिया जाता है। मतलब खेलों के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है? इस पुरस्कार की शुरुआत आपका 1991-92 में की गई थी। ठीक है? और इसको 6 अगस्त 2021 को इस खेल का नाम बदल कर आपका रख दिया गया। आपका क्या कहते हैं इसको, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है? चलिए, आगे बात कर लेते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? ये थे शतरंज की ग्रैंड मास्टर विश्व आनंद जी। ठीक है? ये क्वेश्चन भी आपसे आगे हो सकता है। तो और आगे बात करेंगे कि 2025 में कुल 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है? चलिए, ये भी आप लोग याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था कि समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। 39D में आपका समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको सही करके आए होंगे। चलिए, साथ ही साथ अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अरवा आसफ अली ने भारतीय ध्वज को कहाँ फहराया था? तो अरवा आसफ अली ने आपका मुंबई में, तब मतलब पहले का बम्बई था, कि गवालियर टैंक मैदान में 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय ध्वज फहराया था। ठीक है? तो आपका इसका हो जाएगा मुंबई गवालियर टैंक मैदान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए, आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आप सभी से कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रक्रिया है? ठीक है? तो जो ये ऑक्सीकरण है, ये एक रासायनिक क्या कहते हैं, रासायनिक प्रतिक्रिया है। ठीक है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए, आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सिंधु, जिसे इंडस कहते हैं, नदी के मैदान पर निर्भर है? ठीक है? तो ये आपका पंजाब आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा राजस्थान भी है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है? चलिए, आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे से कि पीएम स्वनिधि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, जो स्ट्रीट वेंडर से संबंधित है? ठीक है? तो ऐसा हुआ क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो मैं बता दूं इसके बारे में आपको कि पीएम स्वनिधि जो योजना है, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 1 जून 2020 को शुरू की गई थी। ठीक है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 जून 2020। और ये केंद्रीय सूक्ष्म योजना है और जिसका उद्देश्य रेहड़ी पटरी वालों की सहायता प्रदान करना है। ठीक है? चलिए, आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन था कि उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो जो उलगुलान का विद्रोह का नेतृत्व किया था वो थे बिरसा मुंडा। ठीक है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और कब किया था, जरा से पूछे। चलिए, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन था हड़प्पा सभ्यता में मिली और कांसे की मूर्ति किस तरीके से बनाई गई थी? ठीक है? ये वेदिका मोड़ विधि, खोई हुई मोम तकनीकी थी। ठीक है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए, आगे बात करेंगे। विश्व आर्थिक मंच वार्षिक बैठक 2025 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व
इसने किया था, ठीक है। ये किसने किया था? ये केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था, ठीक है। तो ये जो विश्व आर्थिक मंच है WEF की वार्षिक बैठक 2025 में 20 जनवरी से आपका 24 जनवरी तक स्विट्जरलैंड के दावोस क्लोस्टर्स में आयोजित किया गया था, ठीक है। केंद्रीय मंत्री आपका जो है अश्विनी वैष्णव भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किए थे, ठीक है। चलिए, तो अश्विनी वैष्णव आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे कि भारत में लोक सेवकों के मामलों को कौन सी अथॉरिटी देखती है, ठीक है, यानी देखभाल करती है। तो जो भारत में लोक सेवक है, पब्लिक सर्वेंट, इसको आपका जो हमारा UPSC है, संघ लोक सेवाएं, ये आपको देखभाल करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे कि उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है। तो ये आपसे पूछा गया था। तो उत्तर भारत की पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना हरियाणा के गोरखपुर यानी फतेहाबाद जिला है हरियाणा में, यहाँ पे स्थापित की जा रही है। यह परियोजना भारतीय परमाणु ऊर्जा लिमिटेड लिमिटेड यानी कि द्वारा CIL द्वारा विकसित की जा रही है और इसमें चार 700 मेगावाट क्षमता वाले दाब युक्त भारी जल रिएक्टर शामिल होंगे, जिसमें कुल 2800 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि सतत विकास सूचकांक SDI 2025 का विषय क्या था, थीम पूछा था आपसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2030 और मध्य शताब्दी का सतत विकास के लिए वित्त पोषण, ठीक है, ये इसकी थीम थी, ठीक है। चलिए तो जिस ऑप्शन में दिया होगा वो राइट हो जाएगा आपसे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन है चाणक्य के अर्थशास्त्र की नीति कैसी थी, ठीक है। ये जो चाणक्य के अर्थशास्त्र की नीति थी, तो ये कैसी थी? राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य नीतियाँ थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में राइट हो जाएगा इसका भी। चलिए आगे बात करेंगे कि चाल वेग समय में कौन सी राशि सदिश राशि है। आपसे सदिश राशि पूछा था, जिसमें दिया था चाल, दूरी, वेग और समय, ठीक है। तो दूरी, चाल और समय अदिश राशि है, क्योंकि इनके पास केवल परिणाम होता है, जबकि वेग एक सदिश राशि है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है, आपका वेग आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वेग, चलिए वेग ऑप्शन में दिया हुआ वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मूल अधिकारों के हनन होने पर संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे इसके बारे में थोड़ा और। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो है, तो नागरिकों को उनके मूल अधिकारों को हनन की स्थिति में सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। इसे संविधान का हृदय और आत्मा माना जाता है। किसको माना जाता है? यानी अनुच्छेद 32 को, क्योंकि यह नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन था कि 2014 में विश्व स्तर पर भारत की अर्थव्यवस्था की रैंकिंग क्या थी। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसमें ऑप्शन में 11 था या 10 था, क्योंकि या 10 दिया होगा या 11 दिया होगा, ठीक है। तो अगर 10 दिया होगा तो 10 सही होगा, और 11 दिया होगा तो 11 आपका सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों साथ में नहीं दिया होगा, ये तो मैं इतना उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से किसने भाग लिया था, ठीक है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था, ठीक है। तो गांधी जी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से भाग लिए थे, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए आगे बात करेंगे। भारत का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा बनेगा, ठीक है। ये आपका जो अमरावती शहर है, आंध्र प्रदेश का अमरावती, तो ये आपका पूर्णतः नवीकरण ऊर्जा से चलने वाला राज्य बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए इस परियोजना की कुल बिजली उत्पादन क्षमता लगभग 2700 मेगावाट होगी, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे इसके साथ। चलिए आगे बात करेंगे कि 1991 के आर्थिक उदारीकरण से भारत में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा था, ठीक है। तो इसमें IT उद्योग की, क्या कहते हैं इसको, IT उद्योग एवं सेवा क्षेत्र या कृषि, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका सेवा, उद्योग एवं सेवा, ठीक है।
इंडस्ट्री एंड सर्विस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बात करेंगे यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सबसे अधिक ऊर्जा किस स्रोत से उत्पन्न की जाती है? ठीक है, तो ये आपका न्यूक्लियर है जो भारत में सर्वाधिक इससे ही ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए कोयला पर आधारित तापीय ऊर्जा बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे कि स्लोगन चतुर्भुज परियोजना में कौन-कौन से शहर आते हैं? तो ये एक क्वेश्चन जो है आपका लगातार 3 शिफ्ट में पूछ चुका है। यानी कि एक 18 के 3rd शिफ्ट में पूछा था और 21 3rd शिफ्ट में भी पूछा था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में। तो स्लोगन चतुर्भुज योजना वो योजना 4 प्रमुख भारतीय शहरों दिल्ली और आपका मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है, ठीक है? जो 5846 किलोमीटर लंबा एक राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क है, ठीक है? चलिए, आगे बात करेंगे इसके बारे में थोड़ा-सा और। तो सौगंध चतुर्भुज परियोजना की नींव 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अ, अटल बिहारी वाजपेयी ने परियोजना की आधारशिला रखी थी, ठीक है? जबकि इसका निर्माण कार्य 2001 में शुरू किया गया था और जनवरी 2012 में पूरा हो गया था, ठीक है? और किसके द्वारा किया गया ये था? तो एनएचएआई द्वारा किया जाता है। इस परियोजना का प्रबंधन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करता है, यानी कि एनएचएआई। तो आपसे भी पूछा था कि जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, तो उसके अध्यक्ष कौन है? तो ये है आपका संतोष यादव जी, संतोष यादव, ठीक है? अभी एक सीट में पूछा था और सेक्टर मुझे याद नहीं है, लेकिन पूछा गया था। चलिए, आगे है अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक चुनौतियाँ मुझे पसंद हैं, किसके बारे में लिखा गया है? ठीक है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के बारे में लिखा गया है इसमें। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो जो ये पुस्तक है, पुस्तक चुनौतियाँ मुझे पसंद है, जिसे हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा लॉन्च किया गया था। ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जीवन संघर्षों और प्रेरणादायक यात्रा पर आधारित आत्मकथा है। ठीक है, इसको कौन लिखा है ये भी जान लेंगे। इसको लिखा है विनय जोशी, अशोक देसाई और पंकज जानी ने मिलकर लिखा है, तीनों लोगों ने। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में पहले स्थान पर कौन-सा देश है? तो ये आपका 8 साल से लगातार फ़िनलैंड देश है पहले स्थान पे, ठीक है? उसके बाद डेनमार्क है, उसके बाद आपका आइसलैंड है, ठीक है? चलिए आगे बात करेंगे। तो आगे बात करेंगे, तो भारत की रैंकिंग क्या थी इसमें? तो भारत की रैंकिंग आपकी 118 थी, ठीक है? और 2025 में 18 थी और 2024 में 126वाँ रैंक थी भारत की, ठीक है? अब बात करेंगे कि सबसे निचले देश कौन थे? तो आपका अफ़गानिस्तान था, अफ़गानिस्तान, ठीक है? पाकिस्तान की बात करेंगे तो 109 रैंक पे था पाकिस्तान, ठीक है? चलिए पाकिस्तान से भी हम पीछे हैं अभी खुशहाली के रैंक में। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा था कि एक स्थान पर आवेश लगभग कितना कूलम्ब होता है? ये होता है 1.6 गुणित 10 की घात -9 कूलम्ब, ठीक है? तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे। चलिए आगे बात करेंगे कि उत्तर भारत का पहला सौर परियोजना किस राज्य में किया गया है? ठीक है? तो ये आपका राजस्थान में किया गया है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा और। तो उत्तर भारत की पहली बड़ी सौर परियोजना भारत की पहली 100% भारतीय सौर मॉडल का उद्घाटन राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण में 17 अप्रैल 2025 को किया गया है, जिसकी क्षमता 1.3 गीगावाट है, ठीक है? आगे बात कर लेते हैं कि भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला गाँव किस राज्य में स्थित है? ये किस राज्य में स्थित है? ये आपका हो जाएगा भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला गाँव मोढेरा, ठीक है? ये जो कि गुजरात में स्थित है। मोढेरा गाँव इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है? थोड़ा-सा और बात कर लेते हैं, 2025 में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में उत्तर भारत की सबसे पहली और सबसे बड़ी फ्लोटिंग यानी तैरती हुई सौर परियोजना स्थापित की गई है, ठीक है? इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए